Hello everyone. Today we are going to discuss stress strain curve for mild steel. It's a very important topic for semester exam as well as the competitive exam. It is asked several times. शुरू करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है। इसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी डैश, डी, ई, एफ, ये सभी पॉइंट अलग अलग तरह के बिहेवियर को शो कर रहे हैं इसकी माइल्ड स्टील के लिए। और जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे शो की गई हैं वो सब माइल्ड स्टील के लिए। एक एक पॉइंट अगर डिस्कस करें, सबसे पहले पॉइंट ए की बात करें। पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ओ एंड पॉइंट पॉइंट ओ से ए तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन में वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, इसलिए यहाँ पे फ्लो फॉलो करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस लॉ इज वैलिड, स्ट्रेस इज डायरेक्शनल टू स्ट्रेन। इसके बाद पॉइंट बी की बात किया जाए, पॉइंट बी रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक लिमिट। मीन्स यहाँ तक जो है स्टील हमारा इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा और यही मैक्सिमम स्ट्रेस है जब जब स्पेसिमेन अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर सकता है। पॉइंट बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में माइल्ड स्टील अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकता है। और पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत पास होता है अगर हम माइल्ड स्टील के लिए कर्व ड्रॉ करते हैं। मीन्स ये दोनों पॉइंट लगभग एक दूसरे पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करते हैं। इसके बाद बात करें हम लोग पॉइंट सी की। पॉइंट सी जो है हमारा अपर राइट फील्ड पॉइंट शो कर रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब पॉइंट सी पे जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड का वो डिपेंड करेगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, स्पेसिमेन पे, और एक और फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि किस मेथड से हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद बात करें पॉइंट सी डैश की। पॉइंट सी डैश जो है हमारा एक्चुअल एक्चुअल यील्ड पॉइंट भी कहलाता है और इसको हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। और स्ट्रेस की बात किया जाए तो स्ट्रेस जो सी डैश पे होता है वही यील्ड स्ट्रेस कहलाता है, जिसको हम सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको हम लोग कई बार क्वेश्चंस में यूज भी करते हैं। और इसकी टाइपिकल जो वैल्यू आती है माइल्ड स्टील के लिए निकल के वो आती है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सी डैश डी जो है वो एक परफेक्टली प्लास्टिक रीजन शो कर रहा है। सी डैश डी मीन दिस रीजन, दिस इज द सी डैश डी रीजन। इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके बना लें, ये कुछ ऐसे शो हो रहा है। दिस इज द पॉइंट सी डैश, दिस इज डी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये रीजन होता है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। इस रीजन की बात किया जाए, इसमें स्ट्रेन को इंक्रीज कर रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेन अब इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सी डैश टी रिप्रेजेंट द परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। इस रीजन में द स्ट्रेन इंक्रीजेस विदाउट एनी इंक्रीज इन द स्ट्रेस। स्ट्रेस में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी स्ट्रेन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसमें जो पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है निकल के माइल्ड स्टील में वो लगभग होता है 1.4%, और सी डैश के करस्पॉन्डिंग होता है लगभग 0.12%। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू देयर इनिशियल। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो 10 to 15 टाइम्स लगभग ज़्यादा है इलास्टिक स्ट्रेन से। इलास्टिक स्ट्रेन, ऐसा भी कह सकते हैं कि इलास्टिक स्ट्रेन 10 to 15 टाइम्स छोटा है प्लास्टिक स्ट्रेन से। अगला लास्ट पॉइंट की बात करें, सॉरी लास्ट अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंट जो डी से ई का रीजन है। डी से ई का रीजन जो कहलाता है वो है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। सबके नेम्स हमको याद रखने हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में अगर बात किया जाए, अगर हम स्ट्रेस में फर्दर इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेस में फर्दर इंक्रीज करने की वजह से एडिशनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि स्ट्रेन यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ेगा। हम लोग कर्व में शो कर सकते हैं दिस इज द स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी से ई में स्ट्रेस में वैल्यू जो है इतना नहीं बढ़ी है जितना कि डी से ई के बीच में स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ी है। डी से ई के बीच में स्ट्रेन जो है कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज हुआ है करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन द स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अच्छा डी से ई की बात करें, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन क्या होता है, जब हम फर्दर उसको स्ट्रेन प्रोड्यूस, जब उसमें फर्दर स्ट्रेस हम आ, लगाते हैं और फर्दर स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तो मटेरियल के अंदर उसके एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं।
मटेरियल का जो एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ थी स्ट्रेस को, स्ट्रेस और स्ट्रेन बिहेवियर को लेस थ्रू करने की। अब यहाँ पे एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से अब हम स्ट्रेस लगाएंगे तो मटेरियल क्या करना चाहेगा, मटेरियल एक तरफ फेल्योर फेल्योर टेंडेंसी की तरफ आएगा। इसी वजह से पॉइंट ई तो हमारा क्या कहलाता है, अल्टीमेट पॉइंट। पॉइंट ई अल्टीमेट पॉइंट कहलाया, और यहाँ पे स्ट्रेन जो होता है लगभग 20% होता है माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए लगभग 20% होता है पॉइंट ई पे करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। और पॉइंट ई हमारा अल्टीमेट पॉइंट कहलाता है सिग्मा ई। अब इससे ज्यादा अगर वैल्यू हम लगाएंगे तो इससे ज्यादा वैल्यू लगाने पे एक नेकिंग रीजन का फॉर्मेशन होने लगता है। नेकिंग रीजन का मीन्स ये होता है कि लेट सपोज हमारा ये स्पेसिमन था, अब ये स्पेसिमन क्या करेगा, ब्रेक करने की टेंडेंसी आएगी। तो एक यहाँ पे एक एरिया जो है एक पॉइंट पे कंसिडरेबली रिड्यूस होने लगेगा। तूने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, एरिया जो है रिड्यूस होने लगता है। एरिया रिड्यूस होने लगेगा जैसे जैसे हम उस पर स्ट्रेस लगाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इसीलिए एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट। और एफ जो फ्रैक्चर पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस हमको याद रखना है कि हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कौन सा होता है। जैसे कि पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग, इसको हम बोल रहे हैं अल्टीमेट पॉइंट बोला, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो कहलाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस। एफ के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस। और इस पॉइंट पे लगभग स्ट्रेन जो होता है 25% माइल्ड स्टील के लिए होता है। ये लास्ट पॉइंट जो अभी हमने बताया कि ई और एफ के बीच में नेकिंग रीजन का फॉर्मेशन होता है जिसमें एरिया कंसिडरेबली डिक्रीज होता है। फिगर में भी देख सकते हैं। एक बार फिर से अब पूरा फिगर देख लेते हैं। ए हमारा क्या कहलाया, ए तक इलास्टिक रीजन, लीनियर इलास्टिक रीजन, जहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है। इसके बाद बी तक नॉन इलास्टिक रीजन, ए से बी नॉन इलास्टिक रीजन का मीन्स यहाँ पे लेंथ तो रिगेन हो जाती है, बट हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है। जो वेरिएशन होता है वो परफेक्टली लीनियर नहीं होने की वजह से यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। बट बी तक एक इलास्टिक रीजन हम कह सकते हैं होता है, क्योंकि यहाँ तक लेंथ क्या होती है वो रिगेन कर लेता है। इसके बाद पॉइंट सी हमारा कहलाया अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट सी डैश लोअर यील्ड पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग अच्छा ये जो स्ट्रेस है ये आता है 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और सी डैश से डी के बीच का रीजन भी ये कहलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यील्ड प्लेट्यू। यील्ड प्लेट्यू मतलब यहाँ से यील्डिंग शुरू होती है। यील्डिंग कहाँ से शुरू होगी, पॉइंट सी डैश से, यहाँ से यील्डिंग शुरू होगी। डी डी पॉइंट, डी से ई के बीच में रीजन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और ई से एफ के बीच में पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या बताया कि एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है जिसकी वजह से टेंडेंसी टू डिफॉर्मेशन डिक्रीज करती है। मतलब रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन डिक्रीज करेगा, मतलब वो अब स्ट्रेस इतना नहीं ले सकता है। इसीलिए पॉइंट ई के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और फाइनली एफ पॉइंट पे जाके मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो ये था पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए। अच्छे से इसको सबको नोट कर सकता है, नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।